नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं रंजय त्रिपाठी जी। रंजय त्रिपाठी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अभियांत्रिकी एकेडमिक्स से जुड़े हुए हैं और तकनीकी के क्षेत्र में रहते हुए भी समाज के और बाजार के, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे जो भी व्यापारिक सरोकार हैं, उनसे लगातार जमीन पर जुड़े रहते हैं। और इसलिए जब हम जमीन की बात करना चाहते हैं, जमीन पर एक्चुअली हो क्या रहा है किसी भी फील्ड में, तो हम उस फील्ड के ऐसे विशेषज्ञ को आपके सामने रखना चाहते हैं जो वाकई जमीन का तापमान नापे बैठा हो। रंजय जी, स्वागत है आपका प्रारंभ पर। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। जी, दर्शकों को आज हमने जिस चर्चा का जरिया बनाया है आपके माध्यम से, वो चर्चा है वैश्विक मंदी। लगातार बात हो रही है, हर फ्रंट पे बात हो रही है कि आ गई मंदी आ गई, पूरे विश्व में ग्लोबल मंदी आ गई। भारत भी ऐसा होगा, भारत में वैसा होगा, यूरोप में ये हो गया, अमेरिका में वाह हो गया। पहले तो हमारे दर्शकों को कृपया ये समाचार सुना दें कि वैश्विक मंदी यानी ग्लोबल ग्लोबल रेसेशन की इस समय स्थिति क्या है पूरे विश्व में। जी, देखिए क्या होता है कि जो मंदी की जो बात होती है, उसमें मतलब ये हिंदी में मंदी और इंग्लिश में इकोनॉमिक स्लो डाउन, और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कहीं महंगाई बढ़ रही है। ये सब होता है कारण डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस होने के कारण। डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस मतलब अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जाहिर सी बात है उसका दाम बढ़ेगा। जब उसका दाम बिल्कुल। बढ़ेगा तो महंगाई आएगी तो जाहिर सी बात है उसकी महंगाई से बहुत सारी चीजें एक दूसरे पर फैक्टर डिपेंड करता है। तो क्या हो रहा है कि विश्व जो है लगातार, ये तीसरा साल है 2020, 21 और ये 22, लगातार किसी ने एक झंझट से जूझ रहा है। ये झंझट आपका मान के चलिए 2019 के अक्टूबर में चालू हुआ और ये 2022 का अक्टूबर खत्म हुआ है, नवंबर एक्चुअली खत्म हो रहा है। तब मान के चलिए 3 साल पूरे हो गए विश्व को एक किसी न किसी झंझट से जूझते हुए, जो कि शुरू हुआ चीन से, आपका कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से, जो एक वैश्विक महामारी रूप में पूरे विश्व को जिसने चपेटा। फिर उसके बाद जो है जिसकी वजह से तमाम इंडस्ट्रीज, उद्योग बंद हुए, पूरी सप्लाई चेन गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद में जो है इकोनॉमी वॉर जो चला चाइना और यूएस का, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट मोमेंट तक होते-होते, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे चालू हो गया था, लास्ट मोमेंट तक जो है के जाते-जाते और नई सरकार आते थे वो चरम सीमा तक पहुंच गया था। फिर उसके बाद जो है ये नाटो में यूक्रेन को प्रवेश को लेने से जो रूस को अपनी सुरक्षा की चिंता थी, उसको लेकर के रूस और यूक्रेन युद्ध, जो कि आप कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो और यूक्रेन युद्ध है। फिर उसके बाद में जो है चीन का जो है आक्रमणकारी रवैया जो है इस पे अपना ताइवान पे, जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ा। इससे क्या कि पूरे विश्व में व्यापार को लेकर के बहुत ज्यादा उथल-पुथल मचा। अब क्या होता है कि जैसे एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा कोयला उत्पादन होता है, वो कोयला उत्पादन हो करके जाता है चाइना। चाइना में जहाँ पे बहुत ज्यादा कोयला से बिजली बनाई जाती है, वो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का झगड़ा हुआ या कुछ उनका बवाल हुआ, तो चाइना के जो है कोल ब्लॉक्स के कंटेनर रोक दिए गए ऑस्ट्रेलिया के, जो कि भारत ने बड़े कम दामों पे बीच समुद्र में खरीदा, भारत में आ गए वो। वो चीन ने सोचा था कि इससे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक लॉस देगा, जबकि उसको उल्टा पड़ गया था, उसके पावर प्लांट्स पे इश्यूज आ गए, चलने बंद हो गए। एक मिनट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकूंगा। ये जो कोयले वाली घटना चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई, जिसमें भारत बीच समुद्र में कूद गया, ऐसी बात आप बता रहे हैं, जरा इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना दर्शकों के लिए, ये घटना क्या थी? जी, एक्चुअली क्या था कि जैसे कि ये जो कोविड वाला पीरियड चल रहा था, उसकी वजह से जो है पूरे विश्व के अनेकों देश, भले ही राजनीतिक रूप से लोग एक दूसरे के खिलाफ ना हो, लेकिन आम जनता के मतलब आप आम जनता के रूप में लोग चीन से बहुत विरोधी हो गए थे। मतलब मान लीजिए कि भारत और चीन का एक 60 अरब डॉलर का बिजनेस तो है, लेकिन जो मैं आप सड़क पे चलने वाला आम आदमी चीन से बहुत गुस्से में था कि ये क्या फैला दिया पूरे संसार में।
इतने लोग मर गए। बिल्कुल उसकी वजह ये खाली बिल्कुल। भारत, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में भी था। तो एक्चुअली हम अगर चाहें तो इस पे एक ये सेशन हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा लंबा इसमें जाएगा, लेकिन क्योंकि आज का विषय दूसरा है तो मैं इतना बोलूंगा कि ऑस्ट्रेलिया और चीन का जो बीच में एक झमेला हुआ, उस झमेले की वजह से चीन ने जो है ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया, देखिए क्या होता है, मैं अगर हमें आपको नुकसान पहुंचाना हो तो हम आपको नुकसान कैसे पहुंचाएंगे कि हम आप व्यापार करते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशंस हैं, तो बहुत सारे बिजनेस रिलेशन में होते हैं कि आप सामान भेजिए मैं पैसा भेजूंगा, या इंटरनेशनल बिजनेस में लेटर ऑफ क्रेडिट चलता है, या हो सकता है कि 30 डेज क्रेडिट चलता हो, कई तरीके होते हैं जो कि आपको बिजनेस करते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, मैंने आपसे डील किया, मैंने कहा कि आप मुझे 5 किलो सोना भेज दीजिए या 5 किलो आलू भेज दीजिए, पीछे से मैं पैसा भेजता हूँ। जब आपने सामान ठीक वहां है। से भेज दिया और बीच रास्ते रुक गया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। समथिंग अच्छा। लाइक दिस हैपेंड। तो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान होना था। तो उसमें क्या हुआ अच्छा। कि अब ये बीच समुद्र में कोयला पड़ा हुआ है, क्या करें। तो वो ठीक है। उसी समय भारत जो है, भारत ने उस मौके का फायदा उठाया और वो पूरा कोयला जो हम्म। है वो सस्ते दाम पे उठा करके अपने स्टॉक कर लिया। क्या बात है। ये यही यही सूचना मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा था। हम वापस अपने विषय पर लौटते हैं कि विश्व में जो इस समय की मंदी है या मंदी मंदी कही जा रही है, उसकी स्थिति क्या है जी। तो क्या होता है कि जो उसकी वजह से जो है, जैसे कि ये यही बताया, तो चीन ने जो है बहुत सारा अपने यहाँ पे कंटेनर्स रोक दिए थे, जो कि कंटेनर्स आप हम्म। देखे होंगे कि अगर आप ट्रेन में चले तो ट्रेनों के ऊपर डब्बे डब्बे लिखे होते हैं, कॉनकोर लिखा है, पेनल्पीना लिखा है और तमाम तमाम लिखे। ये पूरे जो डब्बे होते हैं, हर देश के अपने अपने डब्बे होते हैं। भारत का डब्बे पे, जो हम्म। भारत का डब्बा होगा उसके ऊपर लिखा होगा कॉनकोर, कौन कंटेनर कर। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर होगा। हम्म। पेनल्पीना हम्म। यूएस का होगा, जर्मनी, इस तरह से ये घूमते रहते हैं वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। आपने जिस कंटेनर का सर्विस लिया उस कंटेनर को पेमेंट करनी पड़ती है। हम्म। जब क्योंकि चाइना से मतलब बहुत ज्यादा विश्व में सामान जाता है उनके, चाहे शेंजन पोर्ट हो, शंघाई पोर्ट हो, ग्वांगझोउ पोर्ट हो, जितने भी पोर्ट हो उन सबसे ये कंटेनर का कंटेनर आता था, और कंटेनर मतलब अनगिनत लोड रोज निकलते थे। चीन ने वहां ब्लॉकेड कर दिया, पूरा अपने ब्लॉक कर दिया, तो पूरे वर्ल्ड का जो है कंटेनर का मूवमेंट भी रुक गया था, जिसकी वजह से फ्रेट चार्जेस जो है सामान के वो भी बेतहाशा बढ़ गए। हम ही लोग कुछ सामान मंगाए थे जर्मनी से, 2020 के अक्टूबर में वो आया था। जब हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया था, जर्मन कंपनी से नेगोशिएट किया था, उस समय पे उसका फ्रेट चार्ज था मात्र 2000 यूरो। जब हम्म। सामान वहां से चलने चले तो उसका फ्रेट चार्ज हो गया 3800 यूरो। यू अंडरस्टैंड हम्म। कि नीली डबल हो गया फ्रेट चार्ज। फ्रेट चार्ज डबल हुआ तो क्या हम्म। हुआ कि एयरलाइंस को तेल के भाड़े भी, तेल भी महंगा हुआ तो तेल भी उनको दाम बढ़ा। मतलब बहुत सारी चीजें जो है फैक्टर्स है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती चली गई और डिमांड भी। और हम्म। दूसरी चीज ये है कि मजेदार बात ये थी इस बार इकोनॉमी की कि डिमांड भी क्योंकि लोगों के व्यवसाय पे बहुत असर पड़ा था, तो डिमांड कई चीजों की बहुत कम हो गई, कई चीजों की बहुत ज्यादा हो गई। एक इकोनॉमिक हम्म। इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो है पूरे पूरे विश्व में जो है एक इस समय मंदी का माहौल चल रहा है। और महंगाई ठीक है। महंगाई तो जबरदस्त चल रही है। ठीक है। ठीक है। पूरे विश्व में इस समय एक मंदी का माहौल चल रहा है। अब आप जब ये कहते हैं कि पूरे विश्व में मंदी का माहौल चल रहा है, तो उसी विश्व का हिस्सा हम भी हैं, यानी भारत भी है। भारत उस विश्व से बाहर तो जी है नहीं। तो अब यहां सवाल ये जी पैदा होता है कि उस वैश्विक मंदी का हमारे देश यानी भारत पर क्या असर है। अब जरा भारत के मंदी का समाचार सुनाइए सर। जी। देखिए सबसे मजेदार चीज ये भारत को लेकर के है, वो ये है कि मतलब हम लोग आप मान के चलिए विश्व के एक ऐसे देश हैं जिसमें हम्म। आप जो हमारा जितना भी भारत का जो पूरा का पूरा जो चौहद्दी है, पूरे भारत का आप नक्शा देखेंगे तो हमारे भारत के नक्शे में आपको एक को समुद्र का एक बहुत बड़ा एरिया है, कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है, हमारा हम्म। फॉरेस्ट लैंड बहुत बड़ा है, हमारा लैंड एरिया बहुत बड़ा है, हमारे पास हिमपात भी होता है, हमारे पास सूरजपात ग्रीष्म भी होता है, बारिश भी होता है। तो नेचुरली हम बहुत आइडियल लोकेशन पे हैं पूरे इस पृथ्वी के। हमारे पास हम्म। नेचुरली सब चीज है। हमारे पास बहुत बड़ा एक खुद का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम खुद हम्म। बहुत बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन है।
हमारे यहाँ पे लगभग 67% जनता जो है वो गांव में रहती है और वो खेती किसानी करती है। जी। हमारे यहाँ पे जो उद्योग, हमारे यहाँ पे जो पिछले जो इंडस्ट्रीज थे, मैक्सिमम हम लोग बहुत ज्यादा थे, हम सर्विस सेक्टर्स में थे, जैसे आईटी रिलेटेड थे। हम्म। कुछ कुछ हमारे ऐसे उद्योग है जिसपे हम सेल्फ रिलायंट बहुत ज्यादा है। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे जो कार इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल इंडस्ट्रीज, हम्म। उस व्हीकल हम्म। इंडस्ट्रीज में प्रयोग होने वाली जितनी चीजें हैं, वो हम्म। लोहे हो, टायर हो, उसका मतलब मैक्सिमम हम खुद अपना यहाँ बनाते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, बस आप अगर इंजन की बात करें तो शायद इंजन दूसरे कंट्री से, दूसरे लोगों से लेकर के अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, लेकिन अगर आप जैसे सुजुकी की बात करें, खुद की इंजन है, मतलब मारुति की, महिंद्रा ने भी अपने खुद के कई इंजन बनाए हैं, टाटा की भी अपने खुद के इंजन है, कई जगहों पे लोग दूसरे कंपनी से, पीजो या और लोगों से लेते हम्म। भी हैं। हम बहुत हम्म। अपने कई इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंस है। ठीक है। हमारे पास हमारी उन इंडस्ट्री को चलाने के लिए एनसीएल यूनिट हमारी खुद की है। अगर हमारा ठीक है। मोटरसाइकिल बन रहा है कहीं पे, मानेसर में बन रहा है, तो मानेसर में इतनी एंसिलरी यूनिट्स है कि हम अपनी चीज वहीं पे खुद बनाते हैं। हम ठीक उसमें है। से बहुत सारी चीजें किसी दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करते। पहली चीज। हम्म। फूड में हम बहुत हम्म। ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है। और हम्म। तो उसको लेकर के, और इन सब चीजों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम एक बहुत बड़े खुद में कंज्यूमर है। ये बड़ी बात है। हम्म। तो हमारे जितने भी उत्पाद हैं, अगर हमारे उन उत्पादों को हम मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट ही नहीं, मतलब एक्सपोर्ट नहीं करते, हम जितनी चीजें हम अपने देश में बनाते हैं। मैं हम्म। अगर ये गाड़ी महिंद्रा टाटा की गाड़ी की बात करें तो चलिए, कई देशों में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका में, आज इवन अब रशिया में बहुत पॉपुलर हुई है इन दिनों में, जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। तो ये इन द पास्ट वी वर नॉट द एक्सपोर्टर, हम सेल्फ हम्म। कंज्यूमर्स थे। तो हम जो बनाते हैं उसके सेल्फ कंज्यूमर्स बहुत बड़े हैं। तो क्या होता हम्म। है कि हमारे जो उद्योग है, हमारा जैसे उद्योग जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको तो सबसे पहले हमको खुद को बहुत ज्यादा अ, हम लोगों को ही कंज्यूम करने के लिए बनाना है। तब हम बाहर का सोचते हम्म। हैं कि अच्छा, आप एक्सपोर्ट कर लेते हम्म। थोड़ा सा जो बचा है, या एक्सपोर्ट के लिए एक अलग सिस्टम है कर। तो हमारी इकोनॉमी एक तरह से, भारत की एक इकोनॉमी है वर्ल्ड में, जो बहुत बड़ा सेल्फ प्रोडक्शन और सेल्फ रिलायंस भी है, जिसकी वजह से हम्म। जाहिर सी बात है कि हम बहुत सारी चीजें विदेशों से लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लेते हैं, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन में थोड़ी महंगाई आएगी। बट आने वाले टाइम पे जैसा पूरा वर्ल्ड प्रेडिक्ट कर रहा है कि हम, सारी दुनिया की इकोनॉमी अगर नीचे जाएंगी तो भी हम, नीचे जाते हुए भी हम एटलीस्ट 6.5 to 7% पे ग्रो करेंगे। उसका कारण है कि हम एक स्वयं में बहुत बड़े सेल्फ लैंड, सेल्फ कंज्यूम इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने भारत में इस वैश्विक मंदी के क्या समाचार हैं, क्या स्थिति है, क्या असर है, ये बताते बताते काफी हद तक ये भी बता दिया कि भारत इससे कैसे बच जाएगा और कैसे बच रहा है। जी। क्यों? ठीक है। अच्छा, जी। अब बचने का, ये जो हम बच रहे हैं या हम बच जाएंगे, और 90s में भी जब इससे पहले जब ग्लोबल स्लोडाउन आया था, इकोनॉमिक स्लोडाउन, और तभी भारत ने बच के दिखाया था। और तब से लेके गंगा में बहुत सारा पानी बह गया है, बहुत सारी चीजें नई एड ऑन हो चुकी हैं, घटी तो नहीं है। तो उस आधार पर, हमारा पुराना अनुभव के आधार पर भी हम कह सकते हैं, आपकी बात से इत्तेफाक रख सकते हैं कि हम इससे बच जाएंगे। अब जरा कुछ चीजें हैं, थोड़ा एक इसी संदर्भ से जुड़ी हैं, लेकिन इस विषय पर थोड़ी और हमारी समझ को, हमारे दर्शकों की समझ को या उनकी जानकारी को बढ़ाएंगी। अभी ये जो पूरा पावर संकट चल रहा है, एक जो पावर क्राइसिस चल रहा है, पहले तो ये पावर क्राइसिस क्या है इसको भी आप बताइएगा, लेकिन इसमें जर्मनी ने जो है अपनी एटॉमिक एनर्जी वाली जो पॉलिसी है, उसमें काफी कुछ चेंज किया है। ये आप अगर बताएंगे दर्शकों को तो आपके मुंह से ज्यादा विस्तार से और ज्यादा धरातल के पर टिकी हुई बात होगी। तो ये मेरी एक है कि मैंने आपको कुरेदा है, इस बहाने जरा देखते हैं कि और क्या बात हम भारत के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। ये मामला क्या है जर्मनी वाला? जी। तो क्या देखिए, क्या होता है कि जो पावर जो होता है, मतलब एनर्जी, ऊर्जा, जिससे कि हमारे उद्योग चलते हैं, घरों में लाइट आता है, सब चीज होता है, उसके लिए हम्म। कुछ कुछ एक तरीके होते हैं। जैसे आप मान के चलिए तो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अगर लें, पानी ऊपर से गिराते हैं, उससे टरबाइन चलता है और बिजली बनती है, जैसे हमारे बांधों से बिजली बनती है। एक वो तरीका हो गया आपका बिजली बनाने का। दूसरा एक हम्म। तरीका आप बिजली बनाने का होगा, जैसे कोयला, हमारे थर्मल पावर का, जो
प्लांट्स हैं, वहां से कोयले से आप बिजली बनाते हैं। तीसरा बिजली बनाने का जो तरीका है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। आप न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाते हैं, उससे बिजली बनाते हैं, और वो बिजली आप जगह जगह पर, जैसे भारत में हमारे पास नरोरा, रावत भाटा, कालपाक्कम, है ना, ये सब पावर प्लांट्स हैं, या रावत या अपना तारापुर पावर प्लांट्स हैं, जहाँ से न्यूक्लियर पावर आते हैं, और ये बहुत कम रॉ मटेरियल पे बहुत एनॉर्मस एनर्जी पैदा करता है, और लंबे लंबे दूर तक इसको भेजा जा सकता है। जो एक और तरीका है दैट इज गैस, जो सीएनजी जो या जो है, उन गैसेस से भी आप बर्न करके उसे आप एनर्जी पैदा किया जा सकता है, जिससे आपके यहाँ बिजली पैदा हो। अब क्या होता है कि पूरे यूरोप को सबसे ज्यादा ये गैस सप्लाई होती थी रूस से, और जो यूरोप है वो है नाटो सदस्य, जो कि यूक्रेन भी उधर घुसने की कोशिश कर रहा था। जो यूक्रेन पे नाटो का होने का मतलब कि सीधे यूक्रेन में आपको बिल्कुल रूस के बॉर्डर पे अमेरिका का एक सैन्य ठिकाना बन जाना है, जिसकी वजह से सारा कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ। जब ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ तो यूरोपियन देशों ने बहुत कुछ उम्मीद अलग लगाई थी, और रूस भी पूरी तरीके से तैयार बैठा था। जैसे ही हुआ उसी तरह से रूस ने क्या किया, गैस की सप्लाईज बंद कर दी, या बहुत मिनिमम कर दिया, इसके दाम में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो क्या हुआ कि अच्छा। कई देशों को तो बहुत महंगी गैस मिल रही थी, जिसकी से बिजली महंगी हो गई, सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं मिल रही थी। उससे पावर का एक जनरेशन जो है ना वो बहुत कम हुआ इन देशों में, और एक क्राइसिस हुआ। अब क्या होता है कि जो अपना जर्मनी जैसे देश में, जैसे आप जाएं के बारे में बात करें, तो वो लोग न्यूक्लियर को बहुत वो लोग एंकरेज नहीं करते। हालांकि उनके पास तीन या चार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, और उनका ये मानना था कि इस साल, मतलब यही 2022 का जो दिसंबर आ रहा है, दिसंबर तक वो अपने तीनों न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर देंगे। उन्होंने, अच्छा। क्योंकि उनको लगता था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उससे इट कैन बी डेंजरस, या इट इज नॉट गुड। न्यूक्लियर होते ही उनको लगता है कि मतलब न्यूक्लियर के अगेंस्ट में है, स्पेशली जर्मनी एंड जापान बोलो तो। जर्मनी तो खैर न्यूक्लियर नाम सुनते ही भड़क करके दूर खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने बोला था कि हम ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन अपने यहाँ से बंद कर देंगे पूरी तरीके से। फिर उन्होंने जो है, उनके पास जो कोयले के जो थर्मल पावर प्लांट्स थे, उस थर्मल पावर प्लांट को भी उन्होंने इस साल पूरी तरीके से बंद करने को का एक अपना पूरा खाका तैयार कर लिया था। उसके ऊपर वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बीच में जब जैसे ही ये अपना रशिया और यूक्रेन वॉर चालू हुआ, तो उसके बाद जब उनके यहाँ पे पावर क्राइसिस चालू हुई, और एक समय तो ऐसा आ गया, क्योंकि वो तो सारा अपना पावर मैक्सिमम जो है वो इसी से यूज रशियन गैस से ही बनाते थे। एक समय ऐसा आया कि जर्मनी की जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, इवन बीएसएफ जैसी कंपनीज, उनके पास इतना ही स्टॉक्स बचे जर्मनी के पास, कि बीएसएफ जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है, उतना बड़ा कॉम्प्लेक्स पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है जो जर्मनी में है, उसका शटडाउन का समय आ गया कि अब इसको शट डाउन कर सकते हैं। देयर इज नो पावर, वी कैन नॉट रन दिस कंपनी। तो अब जर्मनी जैसे देशों में जो है कई इंडस्ट्रीज ऐसे उद्योगों को इंडस्ट्रियल एरियाज में 3-3 दिन, 2-2, कभी पहले शुरू हुआ हफ्ते में 1 दिन पावर कट रहेगा, फिर शुरू हुआ 2 दिन पावर कट रहेगा, कभी हुआ कि आधा दिन पावर कट रहेगा, आधा दिन काम करेंगे। इस टाइप के जो पावर क्राइसिस चालू हुआ, उसकी वजह से जर्मनी में प्रोडक्शंस का बहुत ज्यादा असर पड़ने लग गया, और जर्मनी बड़ी बुरी तरह से जो है ये अपने उद्योगों को बंद धीरे धीरे बंद होने की कगार पे आने चालू कर दिया। तो इस चीज को जो है वहां के लोगों ने उठाया। बीच में बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस समय यूरोप में जो है जर्मनी और फ्रांस और जो पर्टिकुलर और भी नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज है, इन जगहों पे टेम्परेचर अब माइनस में जाना चालू हो जाएगा। 25 दिसंबर तक आते आते तो पेरिस और फ्रैंकफर्ट जैसे शहरों में बर्फ सड़कों पे जमने लग जाएगी। तो यहाँ पे पावर की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनको आग जलाना है, घर को स्टेशंस को, हर जगह को वार्म रखना है, उसके लिए उनको पावर चाहिए। तो बहुत ज्यादा इश्यूज चालू हुए, और जर्मनी नहीं, और भी फ्रांस और यूके जैसे देशों में भी लोगों का प्रदर्शन चालू हुआ। तो अब जर्मनी ने क्या किया है कि अपनी पॉलिसी में बदलाव कर दिया, और उन्होंने अपने सारे थर्मल पावर स्टेशन और सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन काम पे लगा दिए हैं। दे आर नॉट गोइंग टू शट इट डाउन। अच्छा। तो उसमें भी यही हुआ कि भाई आपने बोला था कि ये इसको शट डाउन करेंगे, कोयले से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपका ये ओजोन लेयर को फर्क पड़ रहा है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है पूरे यूरोप में,
और न्यूक्लियर से ये खतरे हैं, तो आप तो ये कहें कि भाई हम अपना देखेंगे, अपनी धरती देखें, अपना प्रोडक्शन देखें, अपने उद्योग देखें, या फिर हम ये अभी फिलहाल के लिए, तो आज के लिए जो अभी जो करंट रिक्वायरमेंट है, वो करंट रिक्वायरमेंट है कि हमको पावर चाहिए। इस सब 0 डिग्री टेम्परेचर्स में हमें घरों को गर्म रखना है, ऑफिसेस को गर्म रखना है, लोगों को पावर चाहिए। तो ये तो इसलिए जो है उन लोगों ने अपने सारे के सारे थर्मल पावर स्टेशन और ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन को अप्रैल 2023 तक नहीं बंद करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा, जैसा वर्ल्ड का सिचुएशन होगा, इस दिशा पे उन लोगों ने अपना कदम बढ़ाया है। बहुत बड़ी बात है। तो इतना इतना कड़ा डिसीजन लिया, और जो उनका अपना शुद्धतावाद था कि साहब एनवायरनमेंट को बचाएंगे, इसलिए हम न्यूक्लियर एनर्जी और पावर प्लांट से दूर जाएंगे। लेकिन जब जीने के लाले पड़ जाए, ये भारत है, भारत में एक तो बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती हमारे यहाँ, सारे पूरे मुल्क में, पूरे देश में जहां पड़ती भी है, और सामान्य रूप से हम एक कंबल के बजाय दो कंबल, दो कंबल के बजाय दो रजाई ओढ़ के जाड़ा काट लेंगे, लकड़ी का अलाव जला के ताप के हम जाड़ा काट लेंगे, हम कोयले की अंगीठी जला के जाड़ा काट लेंगे। लेकिन यूरोप की सर्दी ऐसे नहीं कट सकती। इसलिए इतना बड़ा अपने पॉलिसी में चेंज लाना कम से कम भारत को ये समझ लेने के लिए काफी है कि हम कैसे अभी इस वैश्विक मंदी से बचे हुए हैं। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? मतलब इस सिचुएशन यूरोप में ऐसी है कि जर्मनी के जो शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उन शॉपिंग मॉल्स में कोयले की अंगीठी, लालटेन और लकड़ी के गट्ठर जो है वो बना बना करके बिक रहे हैं, जिससे कि लोग लालटेन से लाइट जला सकें और कोयले से जो है वो अपने यहाँ पे हाथ सेकने के लिए या घर सेकने, खाना बनाने के लिए कोयला जला सकें, या लकड़ी यूज कर सकें, जिससे कि घरों को गर्म करें, या चूल्हे पे वो लोग खाना ही बना सकें। दिस इज द सिचुएशन इन बिल्कुल। और मेरे पास खबर है कि यूरोप में ग्रामीण इलाके जो यूरोप के हैं, वहां पर घोड़ों की लीद इकट्ठी की जा रही है, ताकि उसको जो है हमारे यहाँ उपला और कंडे की तरह इस्तेमाल करके और ये जाड़ा किसी तरह कट सके। तो भारत में अभी वो स्थिति नहीं है। भारत में हम आप एनर्जी का लाभ उठाते हुए इस प्रकाश में ऐसे बात कर रहे हैं, हमारे सारे काम चल रहे हैं। हमारे यहाँ इस समय तो सहालक का लगन का समय है। आप देखिए ना, घरों पे क्या जबरदस्त लाइटें चल रही हैं और बारातें हो रही हैं, सब हो रहा है जी। देखिए क्या होता है कि अब इस पे लोगों ने विचार किया या नहीं किया है, और मैंने विचार किया और मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा जो शुद्धतावादी हैं, हमारे जो कम्युनिस्ट लोग हैं और बहुत ज्यादा बाजार के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं अरे भारत की शादी में इतना पैसा वेस्ट होता है, बड़ा ये होता है। हमारा मानना एक अलग है कि हमारे भारत की इकोनॉमी जनवरी टू दिसंबर नहीं है भैया। क्या बात है? हमारे भारत की इकोनॉमी जनवरी टू दिसंबर नहीं है। हमारे भारत की इकोनॉमी चैत से लेके फागुन तक है। बिल्कुल। तो जब आप चैत से फागुन तक बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा महीना नहीं जाता है जिस माह में एक कोई न कोई ऐसा त्योहार ना हो जिससे बाजार और हाट ना सजते हों। क्या बात है? फिर उसके बाद हमारे देश में 2-2 नवरात्रि पड़ती है, 9-9 दिन की। आप नवरात्रि की इकोनॉमी और के समय पे बाजार में हो रही खरीदारी बिकवाली को लेकर के उसके एक टर्नओवर को आप देख लीजिए कि कितना योगदान है। दशहरा पे देख लीजिए, रक्षाबंधन के मात्र एक दिन की आप पूरे भारत में जो है सेल परचेज और जीडीपी देख लीजिए। अक्षय तृतीया जो के दिन का देख लीजिए। तो ये जो हमारे त्योहार है ना, ये त्योहार बहुत बड़े इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स हैं। और उनमें ये जो शादी जो होती है, आप देखिए तो शादी में हमारे यहाँ शादी में कितने फैक्टर है। एक घोड़ी वाला है, 5-10 हजार वो भी लेकर के जाता है, और किसी को उसको देने में करने में कोई संकोच नहीं है, बुरा नहीं लगता। अच्छा 5-10 हजार घोड़ी वाला घोड़ी पे बैठ के जा रहा है। एक बैंड बाजा वाला आता है, वो भी कुछ 20-25-10 हजार मतलब हिसाब से 20-25-50 से लेकर के लाखों तक का बैंड भी लाखों आएगा। तक बारात, हाँ, फिर बारात घर बुक होगा, या ओपन हाउस बुक होगा, या कोई 5 स्टार में जाकर के बुक होगा। उसके लाइटनिंग होंगी, लाइट वाले का टर्नर हुआ। फिर खाने के हमारे शादी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कितनी भी सस्ते से सस्ती शादी होगी तो 5 तरह की सब्जी तो रहेगी और 2 तरह की मिठाई रहेगी। वो एक फूड टर्नओवर हो गया, है ना। हमारे यहाँ पे जो है
ऐसा नहीं है कि भाई जो लोग हैं जिनके यहाँ शादी हो रही है उसके घर में जो बच्चा है या लड़के उसके उनके घर में बिस्तर पलंग खटिया चारपाई कुर्सी नहीं है, लेकिन ये एक अपनी तरफ से लोगों का एक शुरू से बना हुआ है एक कि ये दिया है, तो दिस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक, मैं इसको एक्चुअली इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर की तरह से देखता हूँ कि जब आप सोचिए बिल्कुल है, जो अभी जो बिल्कुल शादी का समय चल रहा है, इस शादी के समय में कितने करोड़ों के पलंग और अलमारियां बिक जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल। इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर जीडीपी, एंड जो अपना जो 5 ट्रिलियन का जो ट्रेन है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो हमारे बिल्कुल चैत करता से है। लेकर के फागुन तक के बीच का जो ये जो सहालग से लेकर के और त्योहारों का है, और दिवाली तो एक ऐसा है कि जिस जिस दिवाली वीक इज द वर्ल्ड्स इकोनॉमी वीक, पूरा विश्व भी दिवाली को लेकर के प्लान करता है। अगर जिस बिल्कुल किसी को नहीं इसको एनालाइज कर सकता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, कितनी बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, बड़ी बड़ी घड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, क्या क्या नहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, दे प्लान फॉर दिवाली 6 मंथ इन एडवांस कि हमको दिवाली में धनतेरस के दिन इतने अरबों का बिजनेस करना है। बिल्कुल इस सर, इज बिल्कुल एक दिवाली वीक तो एक ऐसा वर्ल्ड के लिए एक स्टडी मॉडल है कि मतलब इट इज नोवेयर इन द वर्ल्ड। अब भारत में है, बिल्कुल सर, जब तक कि हमारे बिल्कुल रहेंगे ये जब चैत से फागुन वाली इकोनॉमी है, इसको चलने दीजिए, कोई वर्ल्ड का किसी तीसरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। चैत से फागुन वाली इकोनॉमी चलती रहे, हमारे ऊपर किसी भी आर्थिक मंदी का, किसी वैश्विक मंदी का कोई असर नहीं होगा। और आपने शादियों के जरिए, लगन के जरिए, हमारे तीज त्योहारों के जरिए इस बात को जिस तरीके से रखा है, उसमें इस प्रश्न का, इस जो उत्सुकता है लोगों की कि भारत कैसे बच जाएगा, इसका एक बहुत हल्के फुल्के तरीके से आपने इस चीज को सामने रखा। और शादियों का जब आपने जिक्र किया ना, तो मैं भी ये मानता हूं, आपने जो बात कही बिल्कुल मैं मानता हूं। उसमें एक चीज खाली ऐड कर दूं चलते चलते, क्योंकि पिछले 27 मिनट की चर्चा हम कर चुके हैं और काफी कुछ हम लोगों ने भारी तरीके से और हल्के तरीके से, दोनों तरीकों से, इस आर्थिक मंदी और उसमें भारत की स्थिति और कैसे भारत का रास्ता मजबूत है और ऐसा हम निकल जाएंगे। तो शादियों में अगर मैं ऐड कर दूं तो टेंट वाला, घोड़ी वाला, है, और ये बैंड बाजे वाला, ये सब तो कमा के जाते ही हैं। हमारे जो यजमान हैं वो जो धर्मगुरु हैं, ब्राह्मण गुरु हैं, उनकी भी सेवा कर देते हैं, तो उनका भी चल जाता है साहब। और सिर्फ उनका ही नहीं, हमारे जो सनातन पद्धति में जो संस्कार हैं, उसमें कितना अच्छा सामंजस्य है कि एक शादी में जो महत्व ब्राह्मण पुरोहित का होता है, उतना ही महत्व नाई, कुम्हार और इन तमाम लोगों के होते हैं। तो इनकी भी बल्ले बल्ले होती है, जिसको हम लोग देशज में जो है वो पहुनी और प्रजा कहते हैं जी। जब जब भारत की जो अब शादियां, आप गांव की अगर शादियों को लोग लोग फॉलो करते हैं, तो एक पर्टिकुलर शादी, कोई भी एक शादी ले लीजिए, अगर आप शहर में शादी कर रहे हैं और गांव में है, तो अगर आप प्रॉपर गांव की शादी को, एक शादी को फॉलो कर लेंगे और उसके एक एक स्टेप को आप देख लेंगे, तो समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी नहीं बचता है जो कि उस शादी से जुड़ा ना हो, शादी और में जिसकी कुम्हार एक के बिना। हिस्सेदारी ना हो, अनिवार्य हिस्सेदारी। जी जी, कपड़ा बुनने का बुनकर, आपका ये मिट्टी के बर्तन वाला कुम्हार, कुम्हार, नाई, तेलवान बढ़ई, होता है तेली, बढ़ई, बढ़ई, माने हाँ, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो जुड़ा ना हो एक एक शादी से। कोई भी ऐसा, चाहे वो ब्राह्मण की शादी हो, ठाकुर की शादी हो, लाला की शादी हो, यादव की शादी हो, चाहे किसी भी कुल शादी, हर शादी में समाज का प्रत्येक वर्ग जुड़ा है, ब्राह्मण से लेके नीचे तक। और यही बिल्कुल। एक व्यवस्था और रही है, जिस व्यवस्था में बिल्कुल हर सबको देखा जाता है कि एक शादी से सब लोग लाभान्वित। बिल्कुल। और शायद यही सनातनी जो मूल मंत्र है, जो हमारे सनातनी संस्कार हैं, जिसको कि भारत और भारत का राष्ट्रवाद जीता है, अगर हम उसको ही जीते रहें तो किसी अंधी मंदी संधि फंदी का भारत पर कम से कम कोई असर नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत असर होगा, हम झाड़ के फिर एक कर्म बल के साधना के रमते हुए आगे उसी मजबूती से बढ़ेंगे। ये 1990 के दशक ने भी हमें सिखाया है और इस समय भी हम इससे ऐसे ही निकलेंगे। रंजय भाई, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, लोग के उदाहरणों को देते हुए जिस तरीके से हम लोगों ने ये सार्थक बातचीत की, वैश्विक मंदी काफी गूढ़ और काफी
थ्योरेटिकल टॉपिक लगता है। मुझे नहीं लगता है कि दर्शकों को ये काफी थ्योरेटिकल और एक बिल्कुल इकोनॉमिक टाइप का चर्चा लगी होगी और बात भी समझ में आई होगी, चर्चा सार्थक रही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ प्रारब्ध के दर्शकों को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने प्रारब्ध को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो मालिक प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छे लगती हो हमारी चर्चाएं तो इसे थोड़ा सा आगे भी बढ़ाइए। हम फिर आते रहेंगे अलग अलग विषयों पर आपके साथ एक बार अपना अनुभव, अपनी बातें, अपनी जानकारी शेयर करने। रंजय जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद।